श्री गणेशाय नमः। श्री विश्वनाथ शरणं। श्री भगवते रामचंद्राय नमः। सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां। विनायकं प्रणम्यादौ देवीं वाग्देवता गुरुं संवत्सरफलं वक्ष्ये जगतां हितकाम्यया। नमस्कार। आइए आज हम सब पुराने संवत्सर को 2077 को विदा करते हैं और नए 2078 संवत्सर का स्वागत करते हैं। आज हम सब यह चर्चा करेंगे कि संवत्सर होता क्या है और इस संवत्सर में सबसे प्रथम दिन क्या करना चाहिए और इस संवत्सर में कौन राजा होगा, कौन मंत्री होगा और 2078 नए संवत्सर में हमारे विश्व पर क्या होगा असर और हमारी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज हम सब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारा समस्त ब्रह्मांड अनंत और असीमित है और यह जो आकाश गंगा में स्थित ग्रहों एवं नक्षत्रों पर आधारित है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, मंगल, शुक्र आदि सभी ग्रह सूर्य से प्रकाशित होकर उन्हीं के चारों ओर परिभ्रमण करते रहते हैं। वेदों एवं पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि में सूर्योदय के समय सृष्टि की रचना हुई थी। उसी समय से ग्रहों ने अपनी अपनी कक्षा में प्रतिभ्रमण प्रारंभ कर दिया था। इसी वजह से हम सब इसी दिन को संवत्सर का प्रारंभ मानते हैं। विश्व में सामान्यतः 3 प्रकार की कालगणनाएं होती हैं। ईसाइयों की कालगणना के अनुसार सूर्य पर आधारित होती है। उनका सौर वर्षानुसार 365 एवं 1/4 दिन में वर्ष चक्र पूरा होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 365 दिन पूर्ण होते हैं एवं चौथे वर्ष फरवरी में एक दिन को बढ़ाकर इस चौथाई भाग को पूर्ण दिन बनाकर कल्याण से काल गणना को सही बनाया जाता है। पारसी लोगों का वर्ष 12 महीने 30 दिन कुल मिलाकर 360 दिन का होता है और अंतिम 5 दिन गाथा के रूप में वर्ष के अंत में होते हैं। इस प्रकार 365 दिन पूरे हो जाते हैं और दिन का 1/4 भाग को 120 वर्ष बाद अधिक मास में मनाकर वर्ष चक्र पूर्ण किया जाता है। इसी प्रकार मुस्लिम अरबी की कालगणना के अनुसार चांद्रमान से इनकी गिनती होती है। इनका सौरमान से कोई संबंध नहीं रहता। चंद्र दर्शन के अनुसार ही इनका महीना 29 या 30 दिन का होता है। द्वितीया को चंद्र दर्शन होने पर 30 दिन का महीना होता है और तृतीया को चंद्र दर्शन होने पर 29 दिन का माह होता है। अलग अलग देशों में चंद्र दर्शन में भिन्नता होने पर वर्ष गणना में 1 दिन का अंतर होता है। इस प्रकार हिजरी वर्ष 354 दिन का कहा जाता है। अतः हम सब मानते हैं कि इस प्रकार से ईसाई कालगणना सूर्य से और मुस्लिम कालगणना चंद्रमा के अनुसार चलती है। सौरमान एवं चांद्रमान का ऐसा अद्भुत भारतीय ऋषियों मनुष्यों ने किया कि उसे समस्त विश्व के विद्वान भी समझने में असफल रहे। भारतीय विद्वानों ने सूर्य एवं चंद्र दोनों को महत्व दिया। अतः सौरमान एवं चांद्रमान से प्रति वर्ष पड़ने वाले 11 दिन के अंतर को प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास बनाकर सौरमान के बराबर कर दिया गया एवं तिथि मान को घटा बढ़ाकर 6 तिथि वृद्धि तिथि करके महीनों को संतुलित कर दिया गया। भारतीय विद्वानों ने काल गणना का जो मार्ग अपनाया था उसमें न केवल सूर्य
चंद्र अपितु अन्य 7 ग्रहों को भी महत्व दिया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होना भी तो इसी बात का स्पष्ट प्रमाण है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की सैकड़ों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करना भारतीय कालगणना का प्रत्यक्ष प्रबल अद्वितीय वैज्ञानिक प्रयोग ही तो है। यही कारण है भारतीय त्योहार एवं पर्व एक निश्चित ऋतु में ही आते हैं और मुस्लिम आदि त्योहार, रोजे, ईद जैसे त्योहार अलग अलग ऋतुओं में आते रहते हैं, परंतु हमारे त्योहार एक निश्चित ऋतु में ही मनाए जाते हैं। भारतीय कालगणना में शालिवाहन शक संवत एवं विक्रम संवत का भी अधिक महत्व है। विक्रम संवत जब प्रारंभ नहीं हुआ था तब इसे युधिष्ठिर संवत, सप्तर्षि संवत तथा कली संवत के नाम से भी जाना जाता था। हमारे महाराज विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी और यशस्वी विद्वान, वीर एवं प्रजावत्सल शासक थे। उन्होंने ही इस विक्रम संवत को शास्त्रीय विधि से प्रचलित किया था। तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण, इन्हीं पांचों का जिसमें स्पष्ट मान दिया रहता है उसे ही हम पंचांग कहते हैं। संवत्सर के प्रथम दिन पढ़ने पर इससे क्या फल प्राप्ति होती है, इससे क्या लाभ होता है, इसे हम सब भी जानेंगे, अवश्य जानेंगे। तिथि के श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है, वार का श्रवण करने से आयु की वृद्धि होती है और नक्षत्र का श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। योग के श्रवण करने से रोग का निवारण होता है और करण के श्रवण करने से कार्य की सिद्धि होती है। पंचांग का मुख्य आधार सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नए संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। उस दिन घर को नए ध्वजा और पताका से सुसज्जित करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि करके मंगल पाठ एवं पूजन करके सब परिवार एकत्र होकर देवी देवताओं की आराधना करना चाहिए और साथ में देवी देवताओं की पूजा कर घर घर में पंचांग का श्रवण करना परम आवश्यक होता है। पंचांग श्रवण करने से सारे पाप, दोष, दुख, व्याधियां मिट जाती हैं एवं गंगा स्नान का भी फल प्राप्त होता है। संवत्सर क्या होता है? संवत्सर 60 वर्षों का एक पूर्ण चक्र होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष का एक विशेष संवत होता है। प्रत्येक 20 वर्षों के लिए इनके भगवान निश्चित होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु या शिव 20-20 वर्षों के लिए ये माने जाते हैं। सूर्योदय के समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन को संवत्सर दिवस के नाम से जाना जाता है। अमावस्या 12 अप्रैल 2021 को प्रातः 8:01 तक सूर्य और चंद्र दोनों ही मीन राशि एवं रेवती नक्षत्र में स्थित होंगे। शास्त्रों के अनुसार एक सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक के समय को एक दिन कहा जाता है, परंतु इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 को प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय में मिल रही है। इसी कारण से हमारा नया संवत 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा और इसी दिन मंगलवार भी होगा। अतः विक्रम संवत के स्वामी मंगल ग्रह ही होंगे और 2077 प्रमादी नामक संवत्सर 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हो, उसके पश्चात आनंद नामक संवत्सर आएगा। कहा जाता है नश्यन्ति सर्व सस्यानि सर्वधान्य महर्घता घृत महर्गम च तैलम च या नंदे नंदिताः प्रजा। आनंद संवत्सर में फसलों की हानि होती है, अन्न, घी, तेल महंगे हो जाते हैं तथा जनता सुखी रहती है। परंतु इस बार कई वर्षों के बाद संवत्सर लोप का भी योग बन रहा है। वैशाख कृष्ण षष्ठी रविवार को दिन में 2:58 से 2 मई 2021 से राक्षस संवत्सर तथा नया संवत्सर का प्रवेश भी होगा, किंतु वर्ष पर्यंत संकल्प आदि में आनंद संकल्प का ही विनियोग करना होगा।
कोद्रवः शालिमुद्गादि पीडिता च वनानि सर्वधान्यानि चार्धानि राक्षसे पीडिता प्रजाः। राक्षस संवत्सर में कोदो, धान, मूंग आदि सभी अन्न तथा इन सभी से जनता भी पीड़ित होने की संभावना होती है। विक्रम संवत 2078 के राजा मंगल होंगे और मंत्री भी मंगल ही होंगे। मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है, युद्ध का कारक माना जाता है। लाल रंग के कारण उग्र एवं क्रूर ग्रह भी हैं। इस कारण हिंसा, विनाश, शक्ति, सशस्त्र बलों, सेना, पुलिस, अग्नि, दुर्घटना, जगह जगह आग लगना, शल्य चिकित्सा, कसाई, छिपकर हत्या करने वाला, अपहरण, राजनीतिक अस्थिरता आदि दुर्घटनाएं, इन सभी का कारक मंगल को ही माना जाता है। राक्षस संवत कुछ दिन बाद आने के कारण प्राकृतिक प्रकोप, फसलों की हानि तथा विभिन्न बीमारियां एवं महामारी से लोगों को कष्ट रहने की संभावना है। लोगों की राक्षसों जैसी प्रवृत्ति भी बन जाएगी, सोच भी बन जाएगी। वृषभ राशि में मंगल एवं राहु दोनों विद्यमान हैं और ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में हैं। इसलिए द्वितीय भाव हमारी वाणी, परिवार का स्थान होता है और मंगल का हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति पर असर पड़ेगा। पृथ्वी से उत्पन्न खाद्य पदार्थों, युद्ध, अग्नि, सोना, हथियार, चोरियां, पाप और सेना के सर्वोच्च पदों पर असर पड़ेगा। इस वर्ष आंधी, तूफान, वायुयान, दुर्घटनाएं, अग्नि कांड, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवादी घटनाएं, तस्करी, ठगी, लूटपाट जैसी घटनाओं में वृद्धि भी होगी तथा समाज में रोगों की बढ़ोतरी आदि होने से जनता बहुत ज्यादा दुखी होगी। राजा, मंत्री और वर्षा का अधिकार मंगल ग्रह के पास होने के कारण युद्ध, टकराव की शत्रुता होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे भारत एवं पड़ोसी देशों में अशांति बढ़ेगी, जिसके कारण राजनीतिक, सामाजिक और सरहदी क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा। आंतरिक क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे, उग्रवादी घटनाओं और देश की आर्थिक मंदी एवं तनाव भी इन सब के बीच में बढ़ेगा। भारतवर्ष, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, ईरान आदि अनेक देशों में राजनीतिक हिंसा बढ़ने से तनाव का माहौल बन जाएगा। प्रधान नेतृत्व करने वाले लोग अपनी मनमानी करेंगे, जिससे साधारण जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। हमारे शशेष एवं धनेश शुक्र ग्रह होंगे, जिनके कारण से वर्ष पर्यंत वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। गेहूं, जो चावल, गन्ना की फसलों में लाभ होगा। मौसमी फलों की फसल अच्छी होगी। अनाज, तेल, घी, सोना और चांदी का व्यापार भी अच्छा होगा। और हमारे सूर्य रशेष होंगे। इनके रशेष होने पर वर्षा की कमी तथा रस पदार्थों की अल्प उत्पादन, भोग्य साधनों की कमी होने की संभावना होगी। मनुष्यों को वस्त्र, तेल, घी अधिक प्रिय होगा। और हमारे धान्यस गुरु होने के कारण गेहूं, धान, मूंग, कंगनी, उड़द, कोदो आदि सभी ये अनाज सस्ते हो जाएंगे। राजा और मंत्री एक होने के कारण सत्ता पक्ष में आंतरिक समरसता बनी रहेगी। साथ ही मंगल राहु के साथ हमारे अंगारक योग भी बना रहे हैं। इस कारण से विश्व की नियम नीतियों को बार बार उल्लंघन होकर प्राकृतिक आपदा से भूकंप, समुद्री तूफान, कहीं महानगरों में उग्रवाद, धन की हानि भी हो सकती है। विश्व के पश्चिम दक्षिण भाग में भूकंप, अग्नि कांड, यान दुर्घटना, अन्य दैविक प्रकोप से हानि हो सकती है। विश्व व्यापार में परिवर्तन होकर सुधार होने पर भी अनेक राष्ट्रों में महंगाई, बेरोजगारी की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देश के अनेक प्रांतों में ठगी, लूट, चोरी आदि की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। शक्तिशाली देशों में अस्तित्व को लेकर बार बार संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा युद्धात्मक बादलों की छाया भी बनी रहेगी। विश्व शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बना रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्साह नहीं होगा। औद्योगिक विकास कार्यों में गिरावट से व्यापारी वर्ग में चिंता व्याप्त रहेगी। विश्व के कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में भयंकर रोग से जनजीवन अस्त व्यस्त रहने की संभावना रहेगी तथा प्राकृतिक प्रकोप से भी हानि हो सकती है। इस प्रकार हमारा पिछला संवत्सर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हमारा आने वाला भी संवत्सर शायद हम लोगों को दुख ही देगा, उतना संतोषजनक नहीं होगा। चलिए, अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं कि 2078 में 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और कैसे बीतेगा इनका साल। राशियों की संख्या में अब बारी है मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी इस वर्ष। कारोबारी गतिविधियां अच्छे ढंग से संपन्न होंगी। मानसिक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। भाई बहनों की उन्नति होगी एवं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन तथा स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। यदि किसी का कोर्ट कचहरी में कोई समस्या होगा तो उनके मामलों में धीमी गति से प्रगति होगी। प्रवासी जीवन व्यतीत होगा। सट्टा शेयर बाजारों से मेष राशि वालों को इस वर्ष दूर रहना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए तीसरा, नौवां, 12वां महीना कष्टदायक होगा, अर्थात ज्येष्ठ, अगहन और फाल्गुन महीने में इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बारी आती है वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यशस्वी कार्य करने का वृष राशि वालों को अवसर प्राप्त होगा। कुछ संघर्ष के बाद इन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से सचेत रहने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी और उन्हें परिश्रम का अवश्य सफलता प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों में प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन में कटुता आने की संभावना है। धार्मिक कृत्य संपन्न होते रहेंगे। नवीन संपत्ति खरीदने के लिए वर्ष का उत्तरार्ध समय इनका शुभ रहेगा। माता पिता को तीर्थ या किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने की संभावना होगी और घर में धार्मिक कार्य करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। वृष राशि वालों के लिए पहला, छठवां और 11वां महीना कष्टदायक रहेगा, अर्थात चैत्र, भाद्र और माघ के महीने में इन्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा। अब बारी आती है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की ढैया से आर्थिक कष्ट व पारिवारिक उलझने को बढ़ाने वाला होगा। अत्यधिक पूंजी निवेश से बचने की इन्हें आवश्यकता होगी। सोच समझकर इन्हें वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कठिन परिश्रम करना होगा। माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में सामान्य सुख सहयोग बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में बाधाएं आ सकती हैं। इनके शत्रु पराजित होंगे। प्रेम संबंध में विवाह को लेकर समझौता हो सकता है। भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी आएगी। अनावश्यक इनका धन व्यय भी हो सकता है। मिथुन राशि वालों का दूसरा, तीसरा एवं 9वां मास कष्टदायक रहेगा, अर्थात वैशाख, ज्येष्ठ और अगहन में इन्हें अपनी विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। मित्रों के सहयोग से संपत्ति अर्जित करने की संभावना होगी। रुके कार्य इनके संपन्न हो जाएंगे। भूमि, वाहन, मकान के क्रय विक्रय की शुभ स्थिति बन सकती है।
क्रय विक्रय करने का इनका शुभ योग बन रहा है। राजनीतिक संबंध मजबूत हो जाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा, अतः इन्हें माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यंत अच्छा रहेगा। इन्हें अपने मेहनत का शुभ फल मिलेगा। संतान पक्ष की समस्याएं कम होंगी। उदर पीड़ा तथा पाचन संबंधी की दुर्बलता से इन्हें कष्ट हो सकता है। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा की संभावना बन सकती है। अपने से बड़े पदासीन व्यक्तियों से तालमेल बनाकर रखना उचित है। कर्क राशि वालों का चौथा, 8वां और 10वां महीना कष्टदायक होगा, अर्थात आषाढ़, कार्तिक और पौष मास में ये अपना विशेष ध्यान रखें। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रेम संबंध में तालमेल बना रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष लाभकारी रहेगा। धार्मिक कार्य सफल होंगे। संपत्ति खरीद बिक्री के लिए इनका अच्छा समय है। किसी निकट संबंधी को शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। वर्ष के पूर्वार्ध में वाहन से भय संभव है। किसी महत्वपूर्ण कार्य का इन्हें अवसर अवश्य मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। मनोरंजन के साधनों की इन्हें प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अध्ययन की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा। न्यायालय के कार्यों में इन्हें सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों का तीसरा, 11वां, 12वां मास कष्टदायक हो सकता है, अर्थात ज्येष्ठ, माघ और फाल्गुन में इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। भाइयों की प्रगति होगी। व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। कहीं पर धन का व्यय करना उचित नहीं होगा। इस वर्ष भूमि खरीदने का भी योग बन सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रह सकता है, अतः माता पिता का ध्यान रखना जरूरी होगा। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति तथा प्रभावशाली कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी के कार्यों में विघ्न बाधा होना स्वाभाविक है। चौपायों अर्थात यदि इनके घर पशु आदि हों तो उन्हें रोग होने की संभावना बन सकती है। पारिवारिक मतभेद में सुधार हो सकता है। धार्मिक कृत्यों में अभिरुचि रहेगी और संतान पक्ष की ओर से इनकी चिंता बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सकारात्मक स्थिति बन सकती है। कन्या राशि वालों के लिए तीसरा, 10वां और 12वां मास कष्टदायक होगा, अर्थात चैत्र, पौष और फाल्गुन मास में ये अपना विशेष ध्यान रखें। अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। सभी कार्य धीमी गति से सिद्ध होंगे। भाई बहनों की उन्नति के द्वार खुलेंगे। बाल बच्चों को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। आर्थिक कष्ट तथा पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वाले हनुमान जी की आराधना तथा शनि यंत्र की पूजा अवश्य करें। माता पिता के साथ इनका मतभेद भी हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन विक्रय के लिए इनका यह वर्ष अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन क्षेत्र में अभिरुचि कम होगी। संतान पक्ष की ओर से सामान्य सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। विरोधियों से भिन्नता भी हो सकती है। न्यायालय के कार्यों में अस्थिरता रहेगी। तुला राशि वालों का पहला, 9वां और 12वां मास कष्टदायक होगा, अर्थात चैत्र, अगहन और फाल्गुन मास में ये अपना विशेष ध्यान रखें। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। व्यापार में लाभ तथा निर्माण कार्य का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नई लाभकारी संभावनाएं बनेंगी। आय के स्रोतों में इनकी वृद्धि होगी।
परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इनके विपरीत अर्थात पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। संयमित जीवन शैली अपनाने का इन्हें मौका मिलेगा और वर्ष के पूर्वार्ध से अच्छा वर्ष इन्हें प्राप्त होगा। उत्तरार्ध में इन्हें कई लाभ प्राप्त होंगे। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इनके संपर्क बनेंगे। मनोरंजन के लिए इन्हें कई यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों में भी इन्हें सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों का दूसरा, 7वां एवं 9वां मास कष्टदायक होगा, अर्थात वैशाख, आश्विन एवं अगहन मास में ये अपना विशेष ध्यान रखें। राशियों की संख्या में अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के कारण यह वर्ष आर्थिक कठिनाइयों व मानसिक कष्ट वाला हो सकता है। उदर या नेत्र विकार की परेशानियां भी आ सकती हैं। व्यर्थ के विवाद से इन्हें बचना चाहिए। भाई बहनों की उन्नति के योग हैं। भूमि वाहन की खरीद बिक्री इस वर्ष बिल्कुल भी न करें। खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। परिवार में रोग की अधिकता तथा विरोधियों का आतंक हो सकता है। व्यापार तथा कृषि से लाभ होगा। जून के बाद आय के साधनों में वृद्धि होगी। बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में वाहन से चोट चपेट से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक भाग दौड़ एवं अत्यधिक खर्चे से परेशानी बढ़ सकती है। धनु राशि वालों के लिए 7वां, 10वां, 11वां महीना कष्टदायक हो सकता है, अथवा आश्विन, पौष और माघ मास में इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बारी आती है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के लिए मानसिक कष्ट व स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा, परंतु नौकरी से अचानक स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। माता पिता की ओर से इन्हें सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद रह सकता है। वर्ष के प्रारंभ में चोट चपेट की संभावना हो सकती है। रोग और शत्रु पर धन व्यय होगा। परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे। किसी धार्मिक यात्रा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। मकर राशि वाले हनुमान जी की आराधना अवश्य करें और पहले 7वें एवं 9वें मास इनके कष्टदायक हो सकते हैं, इसलिए ये अपने चैत्र, आश्विन एवं अगहन मास में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की 7.5 के कारण परेशानियों वाला हो सकता है। भौतिक सुख साधनों पर इनके अधिक खर्च हो सकते हैं। आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक चिंता तथा मित्रों से भी मतभेद उत्पन्न हो सकता है। वर्ष के पूर्वार्ध में चोट चपेट की भी आशंका बन सकती है। भाई बहनों की उन्नति होगी। माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार में स्वल्प लाभ होगा। किसी नए व्यापार की भी योजना बन सकती है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में व्यर्थ धन व्यय हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय सोच विचार कर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी। भौतिक सुख साधनों पर अत्यधिक व्यय होगा। कुंभ राशि वालों को हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनकी 3रे तथा 10वें और 11वें मास कष्टदायक होंगे, अतः इन्हें ज्येष्ठ, पौष एवं माघ महीने का विशेष अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अब बारी आती है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। विरोधियों का आतंक बढ़ेगा। अध्ययन अध्यापन में बाधाएं आएंगी।
परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। इनका विदेश यात्रा की भी संभावना बन रही है। आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करने पर लाभ की स्थिति अच्छी हो जाएगी। मनोरंजन में धन व्यय होगा। भाई बहनों का सौहार्द बना रहेगा। नवीन संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। ऋण लेने की भी संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन क्षेत्र में अच्छी संभावना बनेगी और संतान पक्ष की उन्नति के द्वार भी इनके खुलेंगे। विरोधी पक्ष का दबाव कम होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति होगी और व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी। मीन राशि वालों के लिए दूसरा 8वां एवं 10वां मास कष्टदायक हो सकता है, इसलिए वैशाख, कार्तिक एवं पौष मास में ये अपना विशेष ध्यान रखें। इसलिए अब अंत में आप सबको फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अब मैं विदा लेती हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं।